बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने फंक्शंस का चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने एक कोडिंग लिखी थी इसमें कोड ब्लॉक्स के अंदर, और इसको हमने रन करके देखा था। इसका जो आउटपुट हमारे पास आया था, हम जस्ट डेटा टाइप रेंज की हेडिंग डिस्प्ले करना चाह रहे हैं और डिफरेंट डेटा टाइप्स की रेंजेस डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, लेकिन एक टेबल की फॉर्म में, जिस वजह से हमने स्टार लाइन बना लिया है बार बार। चूँकि ये स्टार लाइंस जो हमने सबसे पहले डिस्प्ले किए थे वो हमने सी आउट को यूज़ करके किए थे, इसको भी सी आउट से लिखा था, इसको भी, तो हमें बार बार टाइप करने पड़े थे। तो ऐसा काम जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, उससे उसको हम फंक्शंस के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में आप देखें, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन। अ फंक्शन इज़ यहाँ पर थोड़ा सा मैं डेफिनेशन टाइप कर लूँ। अ फंक्शन इज़ अ वेल डिफाइंड block of statements. This is the definition of function. What is a function? A function is a well-defined block of statements. यानी कि इसमें ये होता है कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो इंटीजर मेन की जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है इसके अंदर कंप्लीट प्रोग्राम में लिखते हैं, उससे ये होता है कि जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ़ टास्क जो एक प्रोग्राम में हमने परफॉर्म करने हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो कोडिंग की लेंथ भी बढ़ती जाती है। तो उसमें ये होता है कि जब उस प्रोग्राम में एरर आ जाए तो वो फाइंड करना या उसको टैकल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोग्रामर के लिए, टाइम टेकिंग हो जाता है, थका देने वाला प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लेंथी कोड में से अगर 1000 लाइन्स का कोड हो गया और एक एरर आ गया तो वो फाइंड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो यही वजह है कि हमने क्या किया, इन बहुत सारी लंबी लाइनों वाले कोड को स्मॉल सेट ऑफ लाइन्स हमने उठाई। फॉर एग्जाम्पल ये सेट ऑफ लाइन्स हैं जो कि कोई एक काम परफॉर्म करे, तो इसको हमने डाल दिया, एक फंक्शन बना दिया। फिर अगली तीन चार हमने सेट ऑफ लाइन्स उठाई। फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरा काम कर रही थी इसी प्रोग्राम के अंदर, एक दूसरा टास्क परफॉर्म कर रही है, तो हमने इसको एक फंक्शन की बॉडी में क्लोज कर दिया और उसको अपनी मर्जी से एक नाम दे दिया। इस तरह से दो फंक्शन हमारे पास प्रोग्राम में बन गए। और अगर उस प्रोग्राम में अब कोई एरर आ जाता है तो वो उसके साथ लिखा हुआ आता है कि फलां नामी फंक्शन है, उसके अंदर एरर है। तो क्या होगा, 1000 लाइनों में से 1000 लाइन्स आपको सर्च नहीं करनी पड़ेंगी टू रिमूव द एरर, बल्कि डिबगिंग अब बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। उसी फंक्शन के अंदर आप जाएंगे, बहुत सारे फंक्शंस के अंदर हमने अब इन बहुत सारी लाइनों को छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करके, फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन बना दिया, फिर फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन बना दिया, फिर फॉर एग्जाम्पल ये रिमेनिंग लाइन्स का एक फंक्शन बना दिया। टोटल 3 फंक्शंस हो गए और मेन को मिला के टोटल 4 फंक्शंस एक प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है, जब कोई एरर आता है तो किसी एक फंक्शन के वो नाम साथ में आ जाता है कि फ़लाँ फंक्शन में, तो उसमें ये होता है कि 1000 लाइन्स पूरी सर्च आउट नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसी एक फंक्शन के अंदर आप जाते हैं और उस एरर को मज़े से आप रिमूव कर लेते हैं। इस तरह से वो थकाने वाला प्रोसेस भी नहीं होता, टाइम टेकिंग भी नहीं होता, और डिबगिंग का प्रोसेस फंक्शंस को ले आने में, फंक्शंस को यूज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है उसमें। तो फंक्शन क्या हुआ, ये एक वेल डिफाइंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो गए। बहुत सारी स्टेटमेंट्स को हमने उठाया, उनमें से पार्ट्स में डिवाइड किया और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बना दिया, इसको एक फंक्शन का नाम दे दिया। दूसरी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स उठाया, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बना दी, इसको एक फंक्शन का नाम दे दिया। लेकिन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स वही बन सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक टास्क परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट्स एक दूसरा टास्क परफॉर्म कर रही है। यानी कि एक वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हों, उन्हीं का फंक्शंस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास इस प्रोग्राम में और इसके अलावा फंक्शंस को लिखने का फ़ायदा ये हो जाता है कि वो एक्टिविटी जो उस प्रोग्राम में बार बार परफॉर्म की जा रही है, उसके लिए हमें कोडिंग अगेन एंड अगेन टाइप नहीं करनी पड़ती। उससे ये होता है कि प्रोग्राम हमारे पास प्रोग्रामिंग पूरा जो है वो शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें कोड जो है वो एक ही दफ़ा टाइप करते हैं और उसको रीयूज़ कर लेते हैं फंक्शंस को कॉल करके। जस्ट फंक्शंस को हमें जहाँ उस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, हम उस फंक्शन के नाम को कॉल कर देते हैं, उधर वो पूरी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स खुद ही आ जाती हैं वर्चुअली, यानी कि कंपाइलर उन पर एग्जीक्यूट करेगा विदाउट टाइपिंग देम और राइटिंग देम अगेन इन द प्रोग्राम। इससे ये फ़ायदा होता है कि पूरा प्रोग्राम जो है वो शॉर्ट हो जाता है और कोड जो एक ही दफ़ा आपने लिखा होता है उसको जगह जगह आप आसानी से रीयूज़ कर सकते हैं बाय जस्ट कॉलिंग द फंक्शन। सो दिस इज अ फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। एक वेल डिफाइंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो एक वेल डिफाइंड एक ही तरह का टास्क परफॉर्म करे, उसको हम फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक ओवन है, वो सिर्फ आपका खाना गर्म कर रहा है या बेकिंग कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता, तो वो एक फंक्शन है। इस तरह से एक वॉशिंग मशीन है, तो वो ओवन वाला काम नहीं कर रही बल्कि कपड़े धोने वाला काम कर रही है, इसके अलावा और कोई काम परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो एक दूसरा फंक्शन है।
तो इस तरह से हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं डेली लाइफ में। हम एग्जांपल उसकी इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो सी आउट बार बार हम टाइप कर रहे थे पिछले लेक्चर में, मैंने बताया आपको वीडियो में, तो उसकी बजाय हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया खुद से, उसका नाम हमने रखा स्टार लाइन। फंक्शन बनाएंगे कैसे, उसकी हम एक रिटर्न टाइप लिखेंगे। इस वक्त आपने यही कंसिडर करना है कि जितने भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे उसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी। वैसे तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं ना जब हम लिखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ इंट स्पेस साइज। लेट्स सपोज एक मैंने वेरिएबल बनाया, सॉरी यहाँ पर मेरे पास कैप्स लॉक ऑन था, इंट। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने वेरिएबल बनाया, साइज उसका नाम है और इंट उसकी डेटा टाइप है। तो ये जो वेरिएबल की डेटा टाइप है इसको हम डेटा टाइप कहेंगे, इसको मैं डिलीट करती हूँ। लेकिन जब फंक्शन के साथ हम यहाँ पर इंट लिखते हैं तो इसको डेटा टाइप नहीं कहेंगे, क्योंकि सामने जो लिखा हुआ है ये फंक्शन है, इसकी पहचान क्या है, पैरेंथेसिस है। जबकि यहाँ पर जो हमने साइज लिखा तो उसके आगे पैरेंथेसिस नहीं थे, वहाँ से भी पता लग गया वो वेरिएबल है और ये फंक्शन है। तो फंक्शन के स्टार्ट में जब किसी डेटा टाइप का नाम आता है तो उसको डेटा टाइप की बजाय हम रिटर्न टाइप बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम फ्लोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डबल, लॉन्ग, अनसाइन इंटीजर लिख सकते हैं। इसी तरह से हम अगर कोई डेटा टाइप नहीं है तो वॉइड लिख सकता है। तो लेकिन अगर जो भी डेटा टाइप यहाँ पर फंक्शन के स्टार्ट में लिखेंगे हम, उसको हम डेटा टाइप के बजाय रिटर्न टाइप कहेंगे। इंतजार में लिखती हूँ, दिस इज कॉल्ड एज रिटर्न टाइप, दिस इज रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है कि भाई हमारे पास जो फंक्शन है वो कोई वॉइड अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब फंक्शन कोई भी वैल्यू मेन को रिटर्न नहीं करेगा, या ये फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ है उस कॉलिंग फंक्शन को ये कोई भी वैल्यू वापस नहीं रिटर्न करेगा। फिलहाल तो आप ये नहीं समझिए, इसमें जस्ट आप जब भी हम फंक्शन लिखेंगे वॉइड लिखेंगे, जिसको आगे डिस्कस करते हैं। बहरहाल हमने वॉइड लिखा, स्पेस, हमने फंक्शन नेम कोई भी अपनी मर्जी से लिखा, स्टार लाइन। याद रखें जब भी आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएं तो उसमें उसका नाम मीनिंगफुल सा लिखें, ठीक है, ताकि जिससे पता लगे कि उसका मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप एक फंक्शन बनाते हैं फैक्टोरियल जो फाइंड करता है, तो उस फंक्शन का नाम एफ रखने के बजाय फैक्टोरियल रखें, इट इज़ बेटर। अब इस फंक्शन का नाम का पर्पस है कि क्या काम है, ये एक स्टार की लाइन डिस्प्ले करेगा, तो हमने नाम रखा स्टार लाइन। और पैरेंथेसिस इसलिए डालेंगे, ये फंक्शन है, और उसके बाद सेमीकोलन डाला है क्योंकि ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, ठीक है। दो तरह के हैं, ये यूजिंग नेम स्पेस के बाद हेडर फाइल के बाद आता है, लेकिन इंटीजर मेन से पहले आता है, प्रोग्राम के बाहर होता है ये। इसी तरह से इंटीजर मेन आ गया, इंटीजर मेन की ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, इसके फौरन बाद ये जो हमने लिखा हुआ है स्टार लाइन पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ये बिल्कुल इसकी तरह है, देखिए स्टार लाइन पैरेंथेसिस सेमीकोलन। लेकिन फ़र्क क्या है कि फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप में स्टार्ट में वॉइड लिखा हुआ है, लेकिन इसके स्टार्ट में कोई वॉइड वगैरह नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह की स्टेटमेंट जिसके स्टार्ट में रिटर्न टाइप ना आए उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। यहाँ कॉल टू फंक्शन लिखा हुआ है, इन इजी वर्ड्स आप लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको फंक्शन कॉलिंग, दिस कैन बी कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग। अगेन यहाँ पर भी हमने फंक्शन कॉलिंग की हुई है, अगेन यहाँ पर भी हमने फंक्शन कॉलिंग की हुई है। तो इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो इसका मकसद है कि ये यहाँ पर स्टार लाइन डिस्प्ले करेगा। तो जैसे ही एक फंक्शन कॉल होता है, कंपाइलर मेन के अंदर लिखी हुई दूसरी स्टेटमेंट को चलाने के बजाय, इस नेक्स्ट स्टेटमेंट को चलाने के बजाय, जैसे फंक्शन कॉल होगा इधर से वो जंप करता हुआ नीचे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर मेन की कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और वहाँ पर आगे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये कंप्लीट जो सेटअप स्टेटमेंट है, इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है, रिटर्न टाइप होती है वही वाली वाइड, सेम रिटर्न टाइप होगी जो कि हमने ऊपर इधर लिखी होगी मेन से ऊपर फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर जो हमने लिखी है। अगर यहाँ इंटीजर लिखा है तो इधर भी इंटीजर लिखेंगे, अगर यहाँ फ्लोट लिखा है तो इधर भी फ्लोट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ वॉइड लिखा है तो इधर हमने वॉइड लिखा है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन नेम यहाँ भी सेम होना चाहिए, कॉलिंग जहाँ जहाँ की है उधर भी सेम होना चाहिए, इधर भी कॉलिंग सेम होना चाहिए, और डेफिनेशन में फंक्शन नेम सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एस स्मॉल है, यहाँ कैपिटल है तो एरर आ जाएगा, यहाँ कैपिटल है तो एरर आ जाएगा। सेम फंक्शन नेम होना चाहिए और सेम रिटर्न टाइप होना चाहिए। याद रखिए फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप में रिटर्न टाइप होती है, और फंक्शन डेफिनेशन में भी रिटर्न टाइप लिखते हैं, लेकिन फंक्शन कॉलिंग में रिटर्न टाइप नहीं लिखते। तो इसमें जब भी फंक्शन कॉलिंग की जाती है तो उसके बदले में इस तरह से होता है कि हमारे पास जो कंपाइलर है अगली स्टेटमेंट को चलाने की बजाय इधर ही रुक जाता है और वापस जंप करता है किधर, फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर। फंक्शन कॉलिंग का यही मतलब है कि इस फंक्शन को कॉल करो, जहाँ पर इसका काम लिखा हुआ है उस पर चले जाओ। तो जो मेन काम या टास्क जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन? इट इज द मेन टास्क परफॉर्म्ड, इट इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स
contained inside the function and these set of statements perform the actual task. जो एक्चुअल काम होगा ना उसका वो यहाँ परफॉर्म हो रहा है, कॉलिंग में या डेफिनेशन के या जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर काम नहीं हो रहा, बल्कि किधर काम हो रहा है फंक्शन का, इसके अंदर। तो यहाँ पर आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है, आपने लूप्स पढ़े हुए पिछले सेमेस्टर में। यहाँ हमने फॉर लूप लिखा है इंट j इज इक्वल टू 0। फॉर लूप में लूप काउंटर क्या है यहाँ पर j। ये क्या करेगा, लूप को स्टार्ट करेगा 0 से और अप टू कहाँ तक जाएगा, j इज लेस देन 45। लूप्स को आप काइंडली रिवाइज कर लें, फिर पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़े। ये इसकी इनिशियल कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है जहाँ पे इसने स्टॉप करना होता है, और ये इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस केस में इंक्रीमेंट है, तो j इज लेस देन 45 और j प्लस प्लस। अब लूप किस तरह एग्जीक्यूट होगी, लूप की बॉडी में कितनी स्टेटमेंट्स है, एक ही। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लूप आप किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कर्ली ब्रैकेट्स डाले तो उससे क्या होगा कि जो लूप है उसकी बॉडी हमारे पास जो है वो बन जाएगी। ये लूप की बॉडी है, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है सी आउट स्टार। स्टार कैसे प्रिंट करेंगे, सिंगल कॉम, चूंकि स्टार एक कैरेक्टर है हमारे पास, तो कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, हमने ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स जो है इनको इस्तेमाल करना होता है दोनों साइडों पे। इट मीन्स इट इज अ कैरेक्टर। तो स्टार डिस्प्ले हो जाएगा एक दफ़ा क्योंकि जे की वैल्यू 0 है। जब वो क्लोजिंग ब्रैकेट को देखिएगा तो वापस जे प्लस प्लस पे जाएगा और जे की वैल्यू जो पहले 0 थी अब वो 1 हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 जो है वो अभी भी 45 से लेस है, यस इट इज ट्रू, तो वापस लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा और एक स्टार और डिस्प्ले करेगा। अभी तक 2 स्टार डिस्प्ले हो चुके, एक 0 के लिए एक 1 के लिए। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ लूप चेक करेगा तो वापस जे प्लस प्लस पे जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि 1 में ऐड करेगा ना, तो 2 इज लेस देन 45, कंडीशन इज ट्रू, एक और स्टार प्रिंट करेगा। फिर वो क्लोजिंग ब्रैकेट देखेगा, जे की वैल्यू 2 + 1 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन 45, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन 45। इसी तरह से 45 स्टार्स हमारे पास प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू जब 45 से एक ऐड होकर 46 हो जाएगी, तो यहाँ 46 इज लेस देन 45। कंडीशन फॉल्स होने पर ये लूप के अंदर एंटर नहीं हो सकता क्योंकि डोर लॉक वाली एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, डोर रिमेन्स लॉक, तो अंदर वो नहीं आ सकता, तो वो अगली स्टेटमेंट पे चलेगा। अगली स्टेटमेंट क्या है, एंडर, यानी कि नेक्स्ट लाइन वो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट लाइन पे वो फिर नेक्स्ट लाइन क्रिएट करने के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट किस चीज़ की है, ये फंक्शन की है। स्टार लाइन फंक्शन की स्टार्टिंग ब्रैकेट है, इसके अंदर ये पूरी एक लूप है और सी आउट एंडल है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाती है, ठीक है। ये क्या है, बॉडी ऑफ लूप है, लेकिन ये क्या है, बॉडी ऑफ स्टार लाइन है, फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर इसका ये काम है, यानी कि स्टार लाइन ने क्या किया, स्टार लाइन फंक्शन का क्या काम है, ये 45 स्टार्स प्रिंट करेगा और उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा, एक एंडल लाइन, एक न्यू लाइन भी प्रिंट करेगा, ठीक है। जो फंक्शन की फॉर लूप की हम बात कर रहे थे, हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, क्योंकि इसमें अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो कर्ली ब्रैकेट्स लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट हो तब भी कर्ली ब्रैकेट्स लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट है तो उस केस में कर्ली ब्रैकेट्स हम ना भी लिखें तब भी ये सही काम करेगा। इट इज़ ऑप्शनल, कर्ली ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल इन केस ऑफ वन स्टेटमेंट। तो यहाँ अब नजर ऐसे आ रहा है कि फॉर लूप में 2 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स का हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो कंपाइलर को सही समझ आ जाएगी कि सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट फॉर लूप की है, सी आउट एंडल इसकी नहीं है, ठीक है जी। इस तरह से जैसे ही फंक्शन यहाँ पे एंड हो जाएगा, स्टार लाइन प्रिंट हो चुके होंगे, और जैसे वो क्लोजिंग ब्रैकेट देखेगा तो उसने वापस किधर जाना है, जहाँ से स्टार लाइन को फर्स्ट टाइम कॉल किया गया था। तो अगर आप देखें तो मेन के अंदर स्टार लाइन कितनी दफ़ा कॉल हुआ है, एक इधर और इसके अलावा एक यहाँ कॉल हुआ है और एक यहाँ, 3 जगह कॉल हुआ है। तो जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट देखेगा, इसकी डेफिनेशन की सारा कुछ चलाने के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट देखेगा तो वापस कौन सी कॉलिंग में आएगा, यहाँ तो 3 कॉलिंग हुई है ना, 1 2 3, तो कौन सी कॉलिंग में आएगा, जहाँ से जंप आउट हुआ था, ये वाली कॉलिंग। फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉलिंग हुई थी तो जंप आउट हो गया था ना, वापस जंप इन भी इधर ही करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जैसे ही वापस आएगा इधर, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा, रूटीन वाइज अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट चलाएगा और डेटा टाइप रेंज हेडिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसको सेंटर में प्रिंट करने के लिए आप लेट्स सपोज 2 दफ़ा \t डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद एंडल एंड देन ये लाइन प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट जब स्टार लाइन, नेक्स्ट इस लाइन को प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो फिर से स्टार लाइन फंक्शन को क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है। जैसे ये कॉल होगा फिर से जंप करेगा किधर, उसी फंक्शन डेफिनेशन पर, यहाँ पर इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। ये वाली लूप दोबारा 45 टाइम्स चलेगी, दोबारा से 45 स्टार्स प्रिंट होंगे। जब 45 स्टार्स प्रिंट हो चुके होंगे, जे की वैल्यू 46 होकर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप फिर से नहीं चलेगी बल्कि एंडल चलेगा, सी आउट एंडल न्यू लाइन, और फिर फंक्शन एंड हो जाएगा। जैसे फंक्शन एंड होगा ये वापस मेन के अंदर जंप करेगा, किधर जंप करेगा, सेकंड स्टार लाइन पे, फर्स्ट स्टार लाइन पे नहीं, सेकंड स्टार लाइन पे, क्योंकि फंक्शन जहाँ से दोबारा कॉल हुआ था तो वो स्टार्स प्रिंट हो चुके होंगे, और फिर नेक्स्ट लाइन पे रूटीन वाइज आ जाएगा और प्रिंट करेगा कैरेक्टर की रेंज, शॉर्ट की रेंज, इंटीजर की रेंज और लॉन्ग की रेंज। यहाँ अगर आप देखें तो सी आउट कैरेक्टर की रेंज एंडल के बाद हमने सेमीकोलन नहीं डाला,
क्यों नहीं डाला? क्योंकि नेक्स्ट हमने सी आउट नहीं लिखा, सॉरी नेक्स्ट हमने सी आउट नहीं लिखा। इट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही सी आउट में है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना एक ही सी आउट के अंदर बहुत सारे मैसेजेस प्रिंट कर सकते हैं और एंडल भी लिख सकते हैं, तो ये वो चीज़ है। अगर आप यहाँ सेमीकोलन डालेंगे तो आपको आगे सी आउट लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ सेमीकोलन नहीं। जब ये पूरा कंप्लीट एक सी आउट खत्म हो चुकेगा तो आखिर में हम सेमीकोलन डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक ये चलेगा और ये सारी रेंज प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन आएगी तो नेक्स्ट लाइन में आप देखें फिर से स्टार लाइन फंक्शन कॉल हुआ है। तो जब ये फंक्शन कॉलिंग आएगी तो दोबारा से कंपाइलर क्या करेगा, जंप आउट करके उसी फंक्शन डेफिनेशन पे आ जाएगा। कंप्लीट फंक्शन डेफिनेशन चलाने के बाद जब क्लोजिंग ब्रैकेट देखेगा लूप भी दोबारा चलेगी, सब कुछ होगा, स्टार प्रिंट होगी। जब क्लोजिंग ब्रैकेट देखेगा फंक्शन डेफिनेशन की तो वापस इस फंक्शन कॉलिंग पे आएगा और रूटीन वाइज अगली लाइन पे जाएगा। अगली लाइन रिटर्न 0 है जो कि प्रोग्राम को एंड कर देगी। इस तरह से हमारे पास आउटपुट जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ये जो स्टार लाइन हमारे पास प्रिंट हुई है ये फर्स्ट टाइम स्टार लाइन फंक्शन कॉल होने से प्रिंट हुई है, 45 स्टार्स हैं। उसके बाद डेटा टाइप रेंज मेन के अंदर प्रिंट हुआ है। फिर ये जो सेकंड स्टार लाइन प्रिंट हुई है ये भी स्टार लाइन फंक्शन कॉलिंग की वजह से हुई है। उसके बाद ये नॉर्मल एक ही सी आउट से बहुत सारे मैसेजेस जो हमने प्रिंट किए थे वो प्रिंट हुए मेन के अंदर। फिर ये जो स्टार लाइन प्रिंट हुई है दोबारा से स्टार लाइन फंक्शन कॉल हुआ है, उसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट हुई उससे चली है। फिर ये जो प्रोग्राम एंड हुआ है ये मेन से एंड हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने जहाँ जहाँ स्टार लाइन प्रिंट करनी थी वहाँ पर दोबारा से सी आउट टाइपिंग की बजाय जस्ट एक ही दफ़ा स्टार लाइन फंक्शन कॉल किया, फिर दोबारा स्टार लाइन फंक्शन कॉल किया जहाँ जहाँ हमें स्टार लाइन्स चाहिए थी। तो क्या हुआ, मल्टीपल टाइम्स हमने कॉल किया, मल्टीपल 3 टाइम्स, तो 3 की 3 टाइम्स ये डेफिनेशन एग्जीक्यूट हुई है। देखिए ये वाली जो कोडिंग है हमें 3 टाइम्स लिखनी पड़ती अगर हमारे पास फंक्शंस ना होते। फॉर एग्जाम्पल इधर भी हमें लिखनी पड़ती, इधर भी लिखनी पड़ती और इधर भी लिखनी पड़ती ये वाली कोडिंग, अगर हमारे पास स्टार लाइन फंक्शन ना होता। जैसे ही स्टार लाइन फंक्शन हमने बनाया तो ये कोडिंग हमने लिखी एक ही दफ़ा है लेकिन यूज़ कितनी दफ़ा की है, 3 टाइम। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारे पास ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास जो कोड रीयूजिबिलिटी है वो आ गई है। सेम कोड को हमने रीयूज़ किया है विदाउट टाइपिंग इट अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मैं एक एरर लाती हूँ, यहाँ सेमीकोलन हटा देती हूँ, तो इसको जब मैं डिबग करूँगी तो लिखा हुआ है इन फंक्शन वाइड स्टार लाइन। देखिए तो उसने एरर खुद ही बता दिया पूरे। जो मैंने पहले बात की थी अगर फंक्शंस ना होते और मेन के अंदर हमने सारा प्रोग्राम टाइप किया होता, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें 1000 लाइन्स है और हमने कोई फंक्शंस यूज़ नहीं किए और हमने क्या किया, मेन की कंप्लीट ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर पूरा 1000 लाइन्स का प्रोग्राम लिखा है और किसी एक लाइन में एरर आ गया तो पूरे 1000 लाइन्स हमें चेक करने पड़ेंगे, हमें फैटीग हो जाएगा, थकावट हो जाएगी, टाइम लगेगा। तो हमने इसके बजाय क्या किया, फंक्शंस बना लिए स्टार लाइन। मिसाल दे रही हूँ ऐसे ही, स्टार लाइन जो कोई भी फंक्शन आप बना सकते हैं। और तो फिर क्या होगा, जिस लाइन में एरर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मेन में आया है या उस फंक्शन में, जैसे कि अभी मैंने देखिए फंक्शन के अंदर एरर डाला है, तो प्रोग्राम क्या एरर बताते वक्त क्या कहेगा, फलां फंक्शन में एरर है। देखिए यहाँ उसने बताया एरर सेमीकोलन मिसिंग, लेकिन ऊपर उसने बताया है इन फंक्शन स्टार लाइन। ये ऊपर बता रहा है कि पूरे मेन को शुरू से प्रोग्राम को चेक ना करो बल्कि सिर्फ स्टार लाइन को चेक करो, उसके अंदर सेमीकोलन नहीं है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारे पास जो एरर डिबगिंग का प्रोसेस है टाइम टेकिंग नहीं रहा, थकावट वाला नहीं रहा। बजाय इसके कि मैं पूरे मेन और पूरे इस प्रोग्राम को सर्च आउट करूँ एरर किधर है, उसने खुद ही बता दिया कि स्टार लाइन के अंदर है। तो स्टार लाइन के अंदर मैं आऊँगी, थोड़ी सी लाइनें मुझे देखनी पड़ेंगी, मुझे पता लग जाएगा इधर एरर है, मैं एरर को हटा के प्रोग्राम को मज़े से चला लूँगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे फंक्शन के। और इस प्रोग्राम का जो पर्पज़ है वो ये बताना है कि सबसे टॉप में हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस के बाद जो आप लिखेंगे वो फंक्शन डिक्लेरेशन है। और याद रहे फंक्शन डिक्लेरेशन में रिटर्न टाइप भी लिखते हैं, फंक्शन नाम भी लिखते हैं और सेमीकोलन भी डालते हैं। और जो फंक्शन दूसरा पार्ट है फंक्शन का वो है फंक्शन कॉलिंग। याद रहे इंटीजर मेन के अंदर फंक्शन कॉलिंग होती है। फंक्शन कॉलिंग हम बहुत दफ़ा कर सकते हैं लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन हम और फंक्शन डेफिनेशन एक ही दफ़ा लिख सकते हैं। याद रहे कि तीसरा पार्ट फंक्शन का है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन, जो कि मेन से बाहर आने के बाद लिखते हैं। फंक्शन डेफिनेशन में एक्चुअल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है। थैंक यू।